नमस्कार दोस्तों, आज का संपादकीय दैनिक जागरण से लिया गया है। इसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी, जो कि जेएनयू के अटल मैनेजमेंट स्कूल में प्रोफेसर हैं। तो उनका शीर्षक है विकसित भारत के मार्ग की चुनौतियां। भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर गया है। वर्ष 2047 तक के इस कालखंड में देश हर क्षेत्र के लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बना रहा है। भारत का सपना है कि इस दौरान वह विकसित देश बने। इस अवसर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के अब तक के सफर पर एक नजर डालना उचित होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के साथ इसकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की शुरुआत भी हुई थी। अंग्रेज अपने पीछे आर्थिक रूप से कमजोर और अस्थिर भारत छोड़ गए थे। वर्ष 1947 में भारत की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद या कुल आय 2.7 लाख करोड़ रुपए और जनसंख्या 34 करोड़ थी। कैम्ब्रिज के इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार वैश्विक आय में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 1700 में 22.6%, यूरोप के 23.3% के बराबर से घटकर 1952 में मात्र 3.8% रह गई थी। इसे देखते हुए कई विदेशी विशेषज्ञ एकजुट रहने की भारत की क्षमता पर संदेह जताने लगे थे। तब भारतीय नेता भी चिंतित थे कि कहीं व्यापार और निवेश के माध्यम से विदेशी शासन आर्थिक नियंत्रण के बहाने वापसी न कर लें। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए पिछले 76 वर्षों में भारत ने आर्थिक स्वतंत्रता को अपनाया और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया। आज देश की जीडीपी लगभग 375 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष 1951 में शुरू की गई पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं सिंचाई पर केंद्रित थी। 1956 में शुरू की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत की दीर्घकालीन विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक आधुनिकीकरण की नींव रखी। पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की सुविधा के उद्देश्य से 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना की गई। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 1978-79 में 13.1 करोड़ टन का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन हुआ। इसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित किया। पिछली सदी का 7वां दशक भारत के लिए विभिन्न आर्थिक चुनौतियां भी लेकर आया था। रुपयों के अवमूल्यन में विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी गई थी। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अकेले बड़े व्यवसायों के विपरीत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण को बढ़ाना था। वित्त वर्ष 1985-86 के आम बजट के में प्रत्यक्ष करों को कम करने जैसा कुछ सुधार किए गए। देश में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। जब पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तब उन्होंने एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया। इससे भारत की विकास दर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया। उनकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से जोड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से शहर एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम अस्तित्व में आए, जिन्होंने ग्रामीण रोजगार और गरीबों को मजबूती दी। आर्थिक प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार हुआ है। कभी तीसरी दुनिया का देश कहा जाने वाला भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लाल फीताशाही पद्धति के बदलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करते हैं। जाहिर है कि आजादी के बाद हम अपने यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन 2047 तक का एक विकसित समाज बनने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्वतंत्रता के बाद भारत की आबादी ने 1 अरब से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, पर अधिकांश क्रय शक्ति कुछ लोगों तक सीमित है। आर्थिक असमानता भी देश के सामने बड़ा मुद्दा है। आज हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन किसान इस पेशे से बाहर जा रहे हैं। साक्षरता दर के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, किंतु उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी प्रमुख चिंता का कारण है। शीर्ष 100 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्था नहीं है। देश के सामने रोजगार सृजन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। प्रति 1000 लोगों पर केवल
0.7 डॉक्टर हैं, जबकि WHO का कहना है कि प्रति 1000 लोगों पर औसतन 2.5 डॉक्टर होने चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है यदि इसके युवा उचित कौशल और शिक्षा से सुसज्जित हो जाएं। सरकार के निर्णयों के साथ साथ यह बहुत हद तक हम लोगों में बदलाव की इच्छा पर भी निर्भर करेगा। धन्यवाद।